विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, क्षेत्राधिकार या शक्तियां। अब इसमें हमने पढ़ लिए थे दो बिंदु। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसमें कौन कौन से पढ़े? एक में और दूसरा समवर्ती। ठीक है, दूसरा था अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसमें चार थे। संवैधानिक पढ़ लिया, दीवानी पढ़ लिया, फौजदारी पढ़ लिया और विशिष्ट पढ़ लिया। तो ये तो अध्ययन कर चुके थे हम, इनका सबका अलग अलग अध्ययन कर चुके थे। इसलिए बड़े लेवल पे इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि इसका 7 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है इसमें, और आया हुआ भी है, आता नहीं है, आया हुआ भी है। तीसरा बिंदु है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय केवल सैनिक न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की आज्ञा या आदेश दे सकता है। समझो क्या कह रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय केवल सैनिक न्यायालय को छोड़ दो, आप इस मामले में तो उसके आदेश चलेंगे नहीं, को छोड़कर किसी भी न्यायालय के विरुद्ध, कोई भी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, न्यायालय में अपील की आज्ञा या आदेश दे सकता है। उसका आदेश सर्वोत्तम और अंतिम होता है, जो नीचे के सभी, जिसमें चाहे उच्च हो, अधीनस्थ हो, चाहे जिला हो, सभी न्यायालयों को मानना पड़ता है। न्यायालयों को मानना पड़ता है। ठीक है, तीसरा हो गया। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार।
कैसा क्षेत्राधिकार भाई? परामर्श संबंधी। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श का अधिकार भी दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कई मामलों में सलाह मांगता है। परंतु मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को सलाह दे भी दी तो राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं होता। हाँ भाई सुनो, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श का अधिकार भी दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कई मामलों में सलाह मांगता है। राष्ट्रपति मांगता है, किससे मांगता है भाई? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मांगता है सलाह। ठीक है, परंतु मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अब मुख्य न्यायाधीश सलाह दे या नहीं दे, ये किसके विवेक पर निर्भर करता है? मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि वो सलाह देता है या नहीं देता। वो उसकी स्वेच्छा है कि वो सलाह उसे दे, लेकिन राष्ट्रपति के पद और गरिमा को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति के इस आदेश की अवहेलना नहीं करता है, क्योंकि हर एक दूसरे के कानून कायदे जो भी हैं उनको निभाने का जिम्मा किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी का होता है। लेकिन संविधान में ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि परंतु मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को सलाह दे भी दी, मान लो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, राष्ट्रपति को उसके पद और गरिमा को ध्यान में रखते हुए सलाह देते हैं, तो अब राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि उस सलाह को माने या नहीं माने। उसको अच्छा लगे तो माने और नहीं लगे तो नहीं माने। उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं होता है। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में
अभिलेखीय न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में क्या होता है भाई? अभिलेखीय न्यायालय होता है। इसके द्वारा दिए गए सभी फैसले, इसके द्वारा दिए गए सभी फैसले फाइलों के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, इन फैसलों के आधार पर, इन फैसलों के आधार पर निम्न न्यायालय भी फैसले देते हैं। फैसले देते हैं। निम्न न्यायालय इनके फैसले नहीं मानने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में अभिलेखीय न्यायालय है। कैसा न्यायालय भाई? अभिलेखीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में कैसा न्यायालय है? अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेख का मतलब होता है इसके द्वारा दिए गए सभी फैसले फाइलों के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं। मतलब अभिलेख के तौर पर क्या रखे जाते हैं? सुरक्षित रखे जाते हैं। इन फैसलों के आधार पर या इन फैसलों को आधार बना करके निम्न न्यायालय भी फैसले देते हैं। इनके फैसले नहीं मानने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। मतलब निम्न न्यायालय, कोई भी निम्न न्यायालय अगर इन अभिलेखीय जो फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का, इनके खिलाफ कोई फैसला देता है या इनको आधार नहीं मानता, तो ये न्यायालय या जो सजा सुनाते हैं वो भी दंडनीय अपराध माना गया है और इनके आधार पर निम्न न्यायालय फैसले देते रहते हैं। तो कहने का मतलब अभिलेखीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा गया है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा का जिम्मा अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय का ही है। सर्वोच्च न्यायालय का ही है। ठीक है,
मौलिक अधिकारों की रक्षा का जिम्मा अंतिम रूप से किसका है भाई? सर्वोच्च न्यायालय का ही है। सर्वोच्च न्यायालय इनकी रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत निम्न रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा का जिम्मा अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय का ही है। हालांकि उच्च न्यायालय में भी आप मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए अपील कर सकते हैं, सुनवाई ले सकते हैं या मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से जो जिम्मा जिसका है वह है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत निम्न रिट जारी करता है। कुछ रिट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो सर्वोच्च न्यायालय इनकी रक्षा के लिए, किनकी रक्षा के लिए? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी करता है। पहला तो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश। अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा। तो अभी मैं आपको बता रहा था बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। सुनो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी व्यक्ति को, मतलब ये ऐसे रिट हैं जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास एक मौलिक अधिकार है कि किसी भी नजदीकी न्यायालय में उसे 24 घंटे में उपस्थित किया जाए या पेश किया जाए। अगर किसी भी संबंधित थाना वाला इसको पेश नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है कि आपने बंदी कैसे रखा 24 घंटे से ज्यादा। परमादेश, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा तो कर्तव्य पालन के लिए, कोई भी किसी पद पर है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा तो कर्तव्य पालन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो याचिका जाहिर करता है, रिट जारी करता है, वो परमादेश है। अधिकार प्रच्छा, किसी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है उसके बावजूद वह उस पद का प्रयोग कर रहा है तो उसे हटाने के लिए ऐसा करता है। प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा दोबारा बता दूं, कोई व्यक्ति है चपरासी है और अक्सर वो बाबू के पद पर काम कर रहा है जबकि उसके पास अधिकार नहीं है, तो ऐसे अगर किसी व्यक्ति का पता लग गया तो उसके खिलाफ न्यायालय द्वारा जो याचिका दायर की जाती है अधिकार प्रच्छा की, आपके अधिकार में ये नहीं है। प्रतिषेध, मना करना, जैसे कोई भी निम्न न्यायालय है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई कर रहा है, कोई भी निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई कर रहा है तो उच्च न्यायालय उसे उच्चतम न्यायालय से डांटता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। उत्प्रेषण, उच्चतम न्यायालय को लगे कि निम्न न्यायालय किसी भी फैसले पर, किसी भी वादे या मुकदमे में
अच्छे से सुनवाई नहीं कर रहे, या उसको गोलमाल कर रहे हैं, या फिर उससे टरका रहे हैं, तो ऐसे मुकदमों को ऊपर मंगवा सकता है कौन? उच्चतम न्यायालय। तो ये याचिकाएं जारी करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत। सुनो साहब, एक लाइन आ रही है, संविधान का संरक्षण, मतलब संविधान को संरक्षित या सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? सर्वोच्च न्यायालय की। संविधान को संरक्षण या सुरक्षा देने का जिम्मा किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ही इसे सुरक्षित रखता है। एक बात, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अब सर न्यायिक पुनरावलोकन है क्या? चलो मैं समझा देता हूं। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जो जनहित में नहीं हो, जो जनहित में नहीं हो, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी, संसद ने, अभी मैं समझा देता हूं आपको, नहीं हो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत ऐसे कानूनों का पुनः अवलोकन कर रद्द करार दे देता है। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून, संसद ने कोई भी कानून बनाया है जो जनहित में नहीं है, जो कैसा नहीं है भाई? जनहित में नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत ऐसे कानूनों का पुनः अवलोकन कर रद्द करार देता है। अब सुनो, जैसे यहां समझा देता हूं आपको मैं। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ओके, या राष्ट्रपति, और यहां बैठा है उच्चतम न्यायालय, ओके। इसने मिलकर के क्या तैयार किया भाई? विधेयक। इसने भी क्या तैयार किया? विधेयक। कहां पहुंचा? दोनों से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास पहुंचता ये क्या बन गया भाई? कानून बन गया। क्या बन गया? कानून। इस कानून का पुनरावलोकन कर सकता है कौन? अरे कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पढ़ी हुई, किससे होती है भाई? कॉलेजियम से। किससे होती है? कॉलेजियम प्रणाली द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति इस व्यवस्था से होती है। अब सुनो, कॉलेजियम व्यवस्था को रद्द कर दिया था संसद ने। कॉलेजियम व्यवस्था को रद्द कर दिया किसने भाई? संसद ने। संसद ने इस व्यवस्था को रद्द कर दिया कि इसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होगी। मैंने आपको बताया होगा कि इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश बताया था क्या? ठीक है, और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, यही बताया था। संसद ने क्या किया? इन 4 की जगह तो कर दी है 2,
एक ये तो रख लिया, 2 न्यायाधीश कर दिए, कानून और विधि मंत्री कर दिया, ठीक है। हाँ, 2 कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति कर दिए। समझो इसको, पहले तो क्या थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ऐसी व्यवस्था थी। फिर क्या किया, एक मुख्य न्यायाधीश रख लिया गया, 4 की जगह कितने कर दिए, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश कर दिए गए, 2 कानून और विधि मंत्री 2 ये कर लिए गए, और प्रबुद्ध व्यक्ति कोई भी 2 व्यक्ति जिसको संसद नियुक्त करेगी। ओके, ऐसे कमेटी बना दी गई, ठीक है। और जैसे मान लो प्रधानमंत्री भी आ गए इसमें, ऐसी एक कमेटी बना ली गई और इस कमेटी को अधिकार दे दिया न्यायाधीशों की नियुक्ति का। विधेयक तैयार हुआ, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, इसे लागू कर दिया, ठीक है। इसका नाम दिया गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या नाम दिया था भाई, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 2014, ठीक है। अब साहब क्या हुआ, जैसे लागू हो गया, उच्चतम न्यायालय को लगा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में बाधा, नियुक्ति तो मैं ही करूं न्यायाधीशों की, दूसरा कैसे कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि शक्ति का प्रयोग किया भाई, पुनरावलोकन की। अभी बताया था ना मैंने, कोई भी कानून उसे लगे कि ये गलत है, पुनरावलोकन की शक्ति के तहत उससे क्या करार दे दिया, रद्द करार दे दिया। किसको, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को। और वापस कौन सी प्रणाली लागू कर रखी है, कॉलेजियम व्यवस्था। तो प्रेजेंट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी व्यवस्था लागू है भाई, कॉलेजियम व्यवस्था। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है कि संविधान के संरक्षण का जिम्मा या अधिकार भी किसका है भाई, सर्वोच्च न्यायालय का है। तो कहने का मतलब यह है, ये हो गया आपके सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। और इसी के साथ आपके जो बिंदु थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, संपूर्ण टॉपिक भी कंप्लीट हो गए हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो लेसन था, ये इकाई थी, कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने काफी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, इनके बारे में अध्ययन किया है, इनकी शक्तियां, इनका गठन, इनके बारे में भी अध्ययन किया हमने। और कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, इसको अगर आप समझ लोगे तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उससे लगभग 19-20 इक्वल सा ही है, समान सा ही है। इसको अच्छे समझ लिया, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा नहीं है। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार है, जो मैंने बता दिया आपको, एक में और वो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीले क्षेत्राधिकार, तीसरा आज्ञा विशेष आज्ञा देने का अधिकार, चौथा अभिलेख न्यायालय, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। हाँ, संविधान का रक्षक बता दिया आपको, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार ये बता दिया आपको। तो कहने का मतलब ये बिंदु हैं, इनको देख लो और याद कर लो, अच्छे से बिंदुओं को बार बार समझ लो। आज की क्लास में इतना ही, बाद में देखते हैं। जय हिंद।